राहुल गांधी ने क्या सोचकर आखिरकार गुजरात को अपना नया बैटल ग्राउंड अनाउंस किया? क्या सोचकर कांग्रेस ने 64 साल बाद, जी हां 64 इयर्स के बाद गुजरात में अपना महाअधिवेशन किया, एआईसीसी की बैठक की? इसके पीछे राज क्या है, क्या पॉलिटिक्स है राहुल गांधी की, यह जानना समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा में इस बात का एनालिसिस कि आखिर गुजरात में ही क्यों कांग्रेस और खास तौर से राहुल गांधी ने इस लंबी चौड़ी एम्बिशियस मीटिंग को अंजाम दिया। आखिर क्या वजह है? क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश यानी प्रधानमंत्री के गृह प्रदेश गुजरात को ही घर में घुसकर वार करने की रणनीति के तहत इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे सोच ये है कि गुजरात जहां पर 1998 से, जी हां 1998 से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का शासन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर वहीं से बैटिंग करते हुए पहुंचे देश की राजधानी में, जहां पर कांग्रेस पूरी तरह से गायब है, तकरीबन 3 दशक से 30 साल से पॉलिटिक्स से बाहर है। वहां पर क्या गुल खिलाना चाहते थे या क्या गुल खिलाना चाहते हैं राहुल गांधी, यह भी एक ऐसा सवाल है जिससे कांग्रेसी जितने परेशान हैं वह तो अलग बात है, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर परेशान नजर आ रहे हैं। और तभी वह देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग चोले पहनकर, अलग अलग ड्रेसेस में, कभी विदेशी मेहमानों से मुलाकात कर रहे हैं और कभी जैन धर्म की महानता का गुणगान कर रहे हैं। राहुल गांधी की इस रणनीति के पीछे एक बहुत सुनियोजित सोच है, और वह सोच यह है कि उन्हें गुजरात को रिक्लेम करना है, यानी दोबारा हासिल करना है। और इसके लिए उन्होंने 2 बड़े चेहरे इस पूरे महाअधिवेशन में रखे। सबसे बड़ा चेहरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जिस तरह से इस पूरे इवेंट में, पूरे महाअधिवेशन में पटेल को अपने सरदार के तौर पर, कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर, महात्मा गांधी और नेहरू के अभिन्न साथी के तौर पर और आरएसएस पर बैन लगाने वाले शख्स के तौर पर पेश किया गया, वह एक पते की बात दिखाई देती है। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। और इसी के साथ दूसरा अहम दांव एक बार फिर राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह से महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और फिर कॉन्स्टिट्यूशन, जी हां संविधान को एक औजार के तौर पर किस तरह से वह इस्तेमाल कर रहे हैं आरएसएस की रणनीति के खिलाफ, वह भी शायद गुजरात से ही वह इसका ऐलान करना चाहते थे। क्या फर्क है इसमें और आरएसएस की विचारधारा में? सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारी विचारधारा है। इसमें गांधी जी की, अंबेडकर जी की, पटेल जी की, बुद्ध भगवान की, नारायण गुरु जी की, गुरु नानक जी की, कबीर जी की, बसवना जी की विचारधारा है, और ये आपकी है। आपके खून, आपके पसीने ने, कांग्रेस पार्टी के खून, कांग्रेस पार्टी के पसीने ने ये कॉन्स्टिट्यूशन देश के साथ बनाया है, और आज इस पर आक्रमण हो रहा है। सवाल बहुत साफ है कि जिस तरह से इस देश में चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों को लेकर जिस तरह की शंका है, उसे भी काफी मजबूती से पेश किया कांग्रेस ने। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ईवीएम के जरिए चोरी हो रही है, और खड़गे के संग राहुल गांधी ने भी कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से जनादेश की चोरी हुई है, वह
याद रखनी चाहिए। महाराष्ट्र के लोगों से पूछिए, आपको बताएंगे बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनाव कैसे जीता है, वो आपको बता देंगे किस प्रकार से जीता है। इलेक्शन कमीशन से हमने वोटर लिस्ट, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हम पूछ पूछ के थक गए। आज तक इलेक्शन कमीशन हमें महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट नहीं दे पा रहा है। यह सच्चाई है। अगर एजेंडे की हम बात करें कि यह महाअधिवेशन देश की राजनीति में क्या एजेंडा सेट कर रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो उसमें अभी तक जिस मुद्दे पर या जिन मुद्दों पर राहुल गांधी बहुत आक्रामक रहे हैं, उस पर उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को खड़ा कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ा हथियार जातिगत जनगणना का है। और यहाँ पर राहुल गांधी जब दावा करते हैं कि तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार है उसने जिस तरह से जातिगत जनगणना की और उससे पता चला कि 90% आबादी तमाम मलाईदार पदों से बाहर है, तेलंगाना के कॉरपोरेट से बाहर है, वह एक दूसरे ढंग का संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना। और मैं जानता हूं कि जो तेलंगाना की हालत है वो इस देश के हर प्रदेश की हालत है। तेलंगाना में 90% आबादी ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी। तेलंगाना का कॉर्पोरेट सेक्टर देखिए, मालिकों की लिस्ट, सीईओज की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट, 90% में से आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। नब्बे % की भागीदारी तेलंगाना के कॉर्पोरेट सेक्टर में है ही नहीं। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया, हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। हम जानना नहीं चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटीज को कितनी भागीदारी मिलती है, हम छुपाना चाहते हैं। और शायद गुजरात इसलिए चुना उन्होंने क्योंकि गुजरात की जमीन पर साबरमती किनारे खड़े होकर यह ऐलान करना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 56 इंच की छाती का दावा करते हैं, विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, वे किस तरह से लमलेट हो जाते हैं या चुप हो जाते हैं जब इतनी बड़ी आपदा आ रही होती है। राहुल गांधी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि आर्थिक तूफान आ रहा है और यहां उन्होंने हवाला दिया ट्रंप के टैरिफ वॉर का और यह भी कहा कि इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं और यह एक गंभीर चुनौती है राहुल गांधी के द्वारा गुजरात की जमीन पर खड़े होकर मोदी को। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको, गले लगे थे, याद है? इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे।
चू तक नहीं निकली। हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं ये सीधा सामने मत्था टेक देते हैं। कहां गई 56 इंच की छाती? मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है। करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? कहां छुप गए हैं? चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। और शायद यही वजह है कि उन्होंने यहां जिक्र किया कि 100 साल पहले इसी गुजरात के मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यह विरासत वाली जो कड़ी जोड़ी है उसमें एक और नाम जो उन्होंने जोड़ा कि 150 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। और ये दोनों बहुत अहम चेहरे हैं कांग्रेस के आगे की लड़ाई के लिए। और अपने बिल्कुल चिर परिचित अंदाज में राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में उठाया, जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसके जरिए उन्होंने एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की कि यह कॉन्स्टिट्यूशन आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ खड़ा हुआ दस्तावेज है। और दरअसल इस कॉन्स्टिट्यूशन पर सिर्फ कांग्रेस की दावेदारी है, क्योंकि यह कांग्रेस की विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है। यह एक अहम दांव खेला है राहुल गांधी ने, क्योंकि अभी तक हर मुद्दे पर वह कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर उठाते थे, लेकिन आज उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आरएसएस इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि जब यह कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस समय आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में इसी कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। और साथ ही साथ यह भी याद दिलाया कि इस तिरंगे को भी आरएसएस ने कभी अपना झंडा नहीं माना था। सवाल एक दूसरा भी है कि क्या इन सब प्रतीकों के जरिए राहुल गांधी आज की तारीख में आरएसएस और बीजेपी और मोदी वाली बीजेपी से लड़ाई लड़ पाएंगे? क्योंकि उनकी शब्दावली में नए टर्म्स की कमी दिखाई देती है। वह वही शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आप हमारे बब्बर शेर हो, लेकिन शायद राहुल गांधी के लिए गुजरात में यह अधिवेशन करना जितना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है नई ज़मीनी हकीकत के हिसाब से नए नारे कॉइन करना, जिसमें कांग्रेस का यह महाअधिवेशन चूकता हुआ दिखाई देता है। हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। ये सारे जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जिस दिन यह किताब लिखी गई थी, उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। सालों के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारे देश का जो झंडा है वो तिरंगा होगा। सालों के लिए आरएसएस ने तिरंगा को सलूट नहीं मारा था। यह सच है। आज जो भी कहें, उनकी विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी ने दलित वोट का खास ध्यान रखा, और जिस तरह से दोनों नेताओं ने जिक्र किया राजस्थान की इस अपमानजनक घटना का, जहां कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष को मंदिर में जाने के बाद जिस तरह से मंदिर को गंगाजल से भाजपा के नेताओं ने धोया, उसको एक इमोशनल मुद्दा बनाकर उस पर एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कांग्रेस करती दिखाई दे रही है।
आज मैं देखा एक दलित आदमी जो इनके जमाने में जब वो मंदिर में गया रामनवमी के लिए, वो हमारा एलओपी है, अंदर गया, दर्शन लिया, जब बाहर आया तो वहां के लोग गंगा जल ला के पवित्र करने का काम वो लोगों ने किया। ये शर्म की बात नहीं है। हम भी हिंदू है ना, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अस्पृश्य लोग हैं, ये भी तो इंसान है ना, ये भी तो आपके हिंदू धर्म के ही वो अंग होते ना। वो भी एक पॉलिटिशियन, वो भी एक एलओपी, उसकी हालत ये है तो सोचिए देहात में रहने वाले जो दलित हिंदू हैं उनकी क्या दशा होगी। और जहां उम्मीद थी कि कांग्रेस के इस महाअधिवेशन से बड़े सांगठनिक यानी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस भी सामने आएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ यह कह देना कि हमारी डिस्ट्रिक्ट यूनिट यानी जिला इकाई ही संगठन की नींव होगी, इससे कैसे हर बूथ पर लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी, यह आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर देखने वाला नजारा होगा कि फाइनली कितना बूथ लेवल पर ऑर्गेनाइज कांग्रेस कर पाती है। फिलहाल उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि बीजेपी और आरएसएस से लड़ाई सिर्फ वही पार्टी कर सकती है जो विचारधारा पर आधारित हो, और यह काम बकौल राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती हैं। आप देखना, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। जिस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस के सामने नहीं खड़ी हो सकती। अब वह कितना कर पाएगी यह अलग बात है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस में जो पस्ती है, विपक्ष में जो पस्ती है, उसमें एक नई जान फूंकने का काम यह महाअधिवेशन करता है। और जिस मैच्योरिटी के साथ राहुल गांधी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को रिलीजियस फ्रीडम पर हमला और कॉन्स्टिट्यूशन पर हमले से जोड़ा, वह निश्चित तौर पर बड़े पैमाने में एक बड़ी राहत दे जाएगा। शुक्रिया।